नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7836927 पे किसी जानकारी। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि अगस्त के महीने में प्रस्तावित है। हालांकि परीक्षा की तिथियों को लेकर बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन अभी उन पर विचार करना ये व्यर्थ है। सिर्फ तैयारी करते रहिए और किसी भी तरह की जो शंका आशंका है उसको छोड़ दीजिए। पढ़ना आपका कर्तव्य है। परीक्षा कब होगी ये आयोग निर्धारित करेगा। देखिए, यहाँ पर आरओ 2021 का जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है उसे आप देख रहे हैं और ये इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेगा। कुल मिलाकर 50 MCQs हैं और इनके माध्यम से आप अपनी जितनी भी तैयारी है उसको एक बार इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ पर आप पोस्टर पर रुक कर देख सकते हैं। नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, एटलीस्ट जो अच्छी वाली सूचनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स होती हैं, उनका रिवीजन कराया जाता है। तो उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आप इससे जुड़ जाइए। ये एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और इसमें एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है, यानी ये पहले से ही मैच किया हुआ है। यहाँ पे आपको लिस्ट नहीं मिलानी, जो इसमें से सही है वो खोजना है। तो बाल्को दिया है और बाल्को के आगे लिखा हुआ है कोरबा। इसकी अवस्थिति यानी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, कोरबा में है, ऐसे दिया है। उसके बाद हिंडाल्को को आप देख रहे हैं भुवनेश्वर, नाल्को को आप देख रहे हैं सोनभद्र और HCL जो है ये खेतड़ी में है, ऐसे दिया हुआ है। अब आप बताइए, इसमें विकल्प भी आप देख पा रहे हैं कि सही कौन सा है। और इसमें जो विकल्प देख रहे हैं आप, डी वाला भी एक मौजूद है। इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, और वही सबसे सही है। इसमें से एक भी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो फिर वास्तविकता क्या है? देखिए, बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे कहा जाता है, ये कोरबा में है। ठीक, इसकी जो अवस्थिति है वो कोरबा में है, लेकिन यहाँ पर पहले वाले विकल्प के साथ अन्य जो विकल्प है वो भी चिपके हुए हैं। ये समस्या है। पहला वाला इसमें सही है, इसको आप सोच रहे होंगे कि ये गलत क्यों हो गया। ये सही था, लेकिन इसके साथ जो दूसरे विकल्प चिपके हुए हैं वो इसे गलत करवा दे रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। बाल्को की लोकेशन कहाँ है? कोरबा में है। हिंडाल्को जो है उसकी लोकेशन देखा जाए तो वो सोनभद्र में है। रेणुकूट सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे स्थित है और यहाँ भुवनेश्वर दिया है, तो ये वाला गलत है। उसके बाद नाल्को को अगर आप देखें तो ये भुवनेश्वर में है, यानी उड़ीसा में इसकी लोकेशन है, तो ये वाला भी गलत हो गया। और HCL को अगर आप देखें तो ये खेतड़ी में है, मतलब राजस्थान में है। अर्थात इसमें दो सही है, HCL वाला सही है और बाल्को वाला सही है, लेकिन पहला और चौथा विकल्प एक साथ कहीं पर भी मौजूद नहीं है और इसीलिए हमें मजबूरी में जो ऑप्शन डी है उसको चुनना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इसका जो पहला और चौथा ऑप्शन था वो सही था। यहाँ पर विकल्प की अनुपस्थिति के कारण हमें डी को चुनना पड़ रहा है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको गलत विकल्प का चयन करना है, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन। पीछे आपने करेक्ट खोजा, यहाँ पर इनकरेक्ट खोजना है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र, ये स्टील प्लांट जो है इनके बारे में कहा जा रहा है। तो भिलाई स्टील प्लांट, इसके अलावा टिस्को स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर। तो भिलाई की जो लोकेशन दी है वो छत्तीसगढ़, राज्यवार दिया हुआ है। टिस्को इस्पात संयंत्र या स्टील प्लांट जो है ये पश्चिम बंगाल, राउरकेला ओडिशा और दुर्गापुर जमशेदपुर। मतलब दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है उसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में। तो आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, देख लीजिए और बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दूसरा और चौथा ये दोनों गलत हैं, ये दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो फिर सही क्या है? देखिए, इसमें देखा जाए टिस्को इस्पात संयंत्र को या स्टील प्लांट को, तो वो जमशेदपुर में, और यहाँ पर दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, उल्टा दे दिया है असल में। और दुर्गापुर को आप जानते ही हैं कि ये वेस्ट बंगाल वाली लोकेशन है, इसे आपने देखा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो गलत विकल्प है वो कौन सा है? सी वाला है, यानी दूसरा और चौथा। बाकी जो पहला और तीसरा है वो सही। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 3। अब यहाँ पर भी इनकरेक्ट ऑप्शन ही आपको चूज करना है। तो पतरातू है, इसके अतिरिक्त झाकरी है और कलपक्कम है। ये तीनों आपको यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं ये विद्युत केंद्र हैं, लेकिन किस प्रकार के हैं? तो यहाँ पर जलीय विद्युत लिखा है, तापीय विद्युत लिखा है और नाभिकीय विद्युत केंद्र के तौर पर दिया हुआ है। यानी हाइड्रो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, मतलब मिसमैच कौन सा है, वो आपको खोजना है। देखिए, इसका ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। ये जो पहला और दूसरा है ये दोनों गलत है, इनकी लोकेशन गलत दी है। यहाँ अगर देखा जाए, माफ कीजिएगा, इनकी जो वेराइटी है वो गलत दी है। यहाँ पे पतरातू जो है वो ताप विद्युत केंद्र है। पतरातू ये जल विद्युत यानी वाटर एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी नहीं है, बल्कि ये थर्मल पावर स्टेशन के तौर पे देखा जाता है। और झाकरी को अगर आप देखें
तो ये वाला जो है ये हाइड्रो पावर स्टेशन के तौर पे देखा जाता है। बाकी जो कल्पक्कम है वो ठीक ठीक, लेकिन इसमें हमें गलत खोजना था इसलिए हमने ए को चुना है। इसके बाद चौथे वाले को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज के नाम दिए हैं और उसमें कौन सा किस क्षेत्र में प्रचलित है या वहाँ पे ज़्यादा बहुतायत उसकी है, ये आपको चुनना है। तो इसमें पहले से ही मैच करके रखा हुआ है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए जूट उद्योग दिया है यानी जूट इंडस्ट्री, जूट को अंग्रेजी में भी जूट ही कहते हैं। तो जूट इंडस्ट्री को यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी जो लोकेशन है वो भदोही में है, मतलब इसका जो केंद्र है वो भदोही में है। इसके बाद भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसका जो क्षेत्र है वो रांची है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये काकीनाडा में ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कारपेट इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये सिंदरी में है, ऐसे दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। और इसे अगर आप ध्यान से देखें कोई एक ही सही हो सकता है, बाकी 3 इसमें गलत है। इसका बी हो जाएगा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का जो दिया हुआ है यानी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये रांची में है। इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो रांची। बाकी अगर आप देखें तो इसमें उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, विकल्प सारे इसी में मौजूद हैं लेकिन गलत तरीके से मैच कराया है। सिर्फ बी वाला सही था। बाकी चीज़ें जो है उन्हें देख लेते हैं। जूट उद्योग को अगर आप देखें तो जूट उद्योग का जो मेन केंद्र है वो काकीनाडा है। और उर्वरक उद्योग को अगर आप देखें तो इसका सिंदरी है। और भदोही में कालीन उद्योग जो है बहुत पॉपुलर है, मतलब यहाँ की आजीविका हुआ करता था ये। अभी तो मंदी आ गई है, मंदी का जो दौर है उसे सब लोग झेल रहे हैं, तो कालीन वाला जो व्यवसाय है उसमें भी गिरावट आई है, पहले जैसा नहीं। लेकिन अभी भी यहाँ पे कारपेट सिटी के तौर पे भदोही को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जो कि बनारस में पहले मर्ज हुआ करता था, लेकिन अभी बनारस से उसे अलग कर लिया गया, तो संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब उसका जो संक्षिप्त नाम है वो भदोही, पुराना वाला नाम वापस आ गया। तो ये है। और यहाँ पर जो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है वो भी मौजूद है। भदोही में चौरी नाम का स्थान है, वहाँ पे वो मौजूद है। तो यहाँ आपने देखा बाकी सब चीज़ें जो है वो मिसमैच है, सिर्फ बी वाला इसमें करेक्टली मैच। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 5वें नंबर का जो इसमें प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि नलवाड़ी हस्तशिल्प केंद्र और पासीघाट हस्तशिल्प केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है। मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें पूछी गई, उनकी लोकेशन आपको बतानी है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मेघालय और मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इस प्रकार से दिया है। आप बताइए इसमें से कौन सा इसमें अवस्थिति जो है वो ठीक दी है। और इसका जो करेक्ट मैच है या करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला सही। नलवाड़ी हस्तशिल्प केंद्र जो है वो असम में गुवाहाटी के पास में है। और अगर आप पासीघाट हस्तशिल्प केंद्र को देखेंगे यानी हैंडीक्राफ्ट स्टेशन जो है सेंटर जो है उसकी बात हो रही है, तो पासीघाट हस्तशिल्प केंद्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश का जो सियांग नाम का स्थान है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में ये सियांग है क्या, तो ये ब्रह्मपुत्र का स्थानीय नाम है, उसके दाहिने किनारे पर स्थित है, ये नदी का नाम है। ठीक, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, 6वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ दिया हुआ है हल्दिया, हल्दिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ऐसा दिया है। इसके बाद भोपाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। अगर कैमूर की ओर आप बढ़े तो यहाँ पे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है। और विशाखापत्तनम में सीमेंट इंडस्ट्री का पूरा जो प्रचलन है वो दिखाई देता है। आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। सभी जो है वो करेक्ट नहीं है या सभी हो सकते हैं, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, यानी पहले की तरह से ही इसमें जितने हैं वो सब के सब गलत हैं। और इसे देखते हैं तो हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में है, इसकी लोकेशन तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो दिखाई देती है। हल्दिया में अगर आप देखें तो जो पेट्रो रसायन उद्योग है या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसका प्रचलन है। और भोपाल की अगर आप बढ़ते हैं यानी एमपी की बात हो रही है तो वहाँ पे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, यानी कीटनाशक उद्योग की ओर हम देख सकते हैं। कैमूर को अगर आप देखिए, कैमूर भी मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग का प्रचलन है। और विशाखापत्तनम यहाँ बसता है, तो ये आप जानते हैं कि शिप बिल्डिंग का काम जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर होता है। तो इसका कुछ भी सही नहीं था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न संख्या 7 है उसे आप देख पा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ये दिशा वाला जो अरेंजमेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है। ईस्ट टू वेस्ट आप अरेंज कीजिए, पहले कौन और बाद में कौन, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं तो उनसे भी जुड़ा हुआ ऐसा प्रश्न आता है। तो यहाँ दिशा ज्ञान आपको तभी हो पाएगा जब आप मैप के सहारे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, क्योंकि मैप में लोकेशन के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता चलती है और दिमाग में चीज़ें स्थायी तौर पे जमी रहती हैं। ऐसे आप रट्टा मारेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल को बिना मानचित्र के नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, मक्का अनुसंधान निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च की बात हो रही है। और उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च और डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, यानी गेहूं अनुसंधान निदेशालय, चावल अनुसंधान निदेशालय, इस प्रकार से दिया हुआ है। आपको इसे उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, यानी उत्तर से बढ़ते हुए दक्षिण में जाएंगे तो पहले कौन आएगा और बाद में कौन सा आएगा, अरेंज करके देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7वां का हो जाएगा, बी वाला। बी का मतलब ये है कि दूसरा, पहला और तीसरा। मतलब मक्का अनुसंधान निदेशालय, इनकी अगर आपको लोकेशन पता है तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। मक्का अनुसंधान निदेशालय जो है वो नई दिल्ली में है।
गेहूं अनुसंधान निदेशालय यानी जो वीट वाला डायरेक्टरेट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है आप कह सकते हैं, वो करनाल में है। और अगर आप चावल वाले को देखें तो वो हैदराबाद में है। यहाँ पर चावल का जो अनुसंधान निदेशालय है उसकी बात हो रही है। तो इस प्रकार से लोकेशन है नई दिल्ली, करनाल, हैदराबाद। तो इसे आप आराम से उत्तर दक्षिण में अरेंज कर सकते थे और इसका जो बी वाला है वो सही है। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर आपको अरेंज करना है, यानी दिशा जो है वो पलट गई। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है सेंट्रल ट्यूबर कॉर्प रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर कॉर्प रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। उसके बाद सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू अनुसंधान केंद्र। तो आप अरेंज करके देखिए कि साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ने पर कौन सा पहले आएगा और कौन सबसे बाद में आएगा, इसमें देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ करना नहीं था। यहाँ कंद फसल अनुसंधान संस्थान यानी जो सेंट्रल ट्यूबर कॉर्प वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी अगर लोकेशन आप देखें तो वो तिरुवनंतपुरम में है, ठीक। और शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी जो एरिड जोन वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी लोकेशन आप देखें तो जोधपुर में है। और आलू अनुसंधान संस्थान जो है आप जानते ही एकदम से उत्तर में है, शिमला में। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट है, ये पहले से ही व्यवस्थित है, इसमें कुछ करना नहीं था। आगे चलते हैं। यहाँ 9वें नंबर के प्रश्न को आप देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ये कब शुरू की गई थी? प्रश्न में 2 हिस्से हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ये कब शुरू की गई थी, उसकी डेट आपको बतानी है। और निम्नलिखित में से कौन सा महानगर इस परियोजना से संबंधित नहीं है, अर्थात 3 जो होंगे वो संबंधित होंगे, कोई एक जो है वो इससे रिलेट नहीं करता है, तो उसको आपको चुनना है। प्रश्न के 2 हिस्से हैं और नीचे पेयर वाइज जो विकल्प है वो दिए हुए हैं, देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। 2001 और जयपुर, इसकी जो स्थापना है या परियोजना की शुरुआत की जो डेट है वो 2001 की है और जयपुर इसमें शामिल नहीं। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अगर आप देखें तो ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, मतलब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इसके माध्यम से, जैसा कि यहाँ पे चतुर्भुज की बात हो रही है तो 4 भुजाएं, 4 कोने होते हैं। तो देश के 4 जो प्रमुख महानगर हैं और इनके नाम आप जानते ही हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, या कोलकाता चेन्नई आप कह सकते हैं, उनको सड़क के रास्ते यानी जो हाईवेज हैं उनके रास्ते जोड़ा जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो इसमें जोधपुर कहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर जो जयपुर है, माफ कीजिएगा, वो वाला विकल्प जो है वो गलत होता है और इसीलिए हम इसमें से सी वाले को चुनते हैं। मतलब 2001 में ये शुरू होता है और जयपुर इसमें शामिल नहीं है, बाकी जो है वो शामिल है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, इससे संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू नेशनल हाईवे नंबर 4। अब इसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिया है, पहले वाले को देखते हैं। तो यह मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, इट कनेक्ट मुंबई टू चेन्नई। इसके बाद ये कहा गया है कि दिस हाईवे पासेस थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, कहाँ से गुजरता है वो दिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ से मतलब इन राज्यों से होकर ये गुजरता है। और इट्स टोटल लेंथ, मतलब इसकी जो कुल लंबाई है वो 1235 किलोमीटर है, ऐसे दिया हुआ है। और लास्ट वाला जो विकल्प है उसमें दिया है कि दिस हाईवे हैज़ द हाईएस्ट लेंथ इन महाराष्ट्र, मतलब इसकी जो सबसे सर्वाधिक लंबाई है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आप देखकर बताइए कि नेशनल हाईवे नंबर 4 जो है उसके बारे में इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी। प्रश्न पूरा आपने देखा, देखिए इसका डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस राजमार्ग की लंबाई जो है वो सर्वाधिक है, यही वाला गलत है। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, सही बात है। और यह राजमार्ग महाराष्ट्र में 371 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 371 है। कर्नाटक में अगर आप देखें तो ये 658 किलोमीटर के आसपास होता है। आंध्र में अगर आप देखें तो मात्र 83 किलोमीटर है और तमिलनाडु में 123 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। कुल लंबाई जो है वो 1235 किलोमीटर है, जैसे कि आपने देखा। और नेशनल हाईवे नंबर 4 के बारे में अगर आप देखें तो इसमें पड़ने वाले जो मुख्य शहर हैं, इसकी रेंज में आने वाले जो मेन सिटीज़ हैं उसमें ठाणे है, पुणे है, इसके अलावा कोल्हापुर, चित्रदुर्ग, मंगलुरु, रानीपेट, चेन्नई, ये सब आते हैं। आगे चलते हैं, इसका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ नेशनल हाईवे के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा है। नेशनल हाईवे नंबर 7 है, नेशनल हाईवे नंबर 8 है, नेशनल हाईवे नंबर 28 है। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली से मुंबई और नेशनल हाईवे नंबर 28 ये बरौनी से लखनऊ। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए इसका सी वाला हो जाएगा, इसे हमें सही के तौर पे चुनना था तो सी वाले को हम चुनते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इसमें सही है, सही ऑप्शन हमें चुनना था तो तीनों सही है, इसमें कुछ भी समस्या नहीं। आगे चलते हैं इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो इसमें ये कहा गया कि चूज द ईस्टर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमंग द फॉलोइंग। ईस्टर्न मोस्ट जो है मतलब सर्वाधिक जो पूर्व में अवस्थित हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको आपको इसमें से चुनना है।
तो कुछ हवाई अड्डे यानी जो एयरपोर्ट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिया है, लोकेशन नहीं दी है, लोकेशन दी जाएगी तब तो आप आराम से पहचान सकते हैं। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिया हुआ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप देखकर बताइए कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है। और इसे अगर देखा जाए तो इसका ए वाला विकल्प जो है वो ज़्यादा सही होता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये सबसे सर्वाधिक पूर्वी है। क्यों पूर्वी है? क्योंकि ये गुवाहाटी में है, असम में है। और बाकी को अगर आप देखें तो बीजू पटनायक वाला जो है वो भुवनेश्वर में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये हैदराबाद का है, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप जानते ही अपने यूपी में वाराणसी में है। तो इस प्रकार से है, सर्वाधिक पूर्वी इसमें यही वाला है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13वें नंबर के प्रश्न में एक तरफ रेलवे जोन्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर दिए हुए हैं, आपको इसे मैच करके देखना है। तो ये पहले से ही मैच है, इसमें से सही कौन सा है वो देखना है। देखकर बताइए। यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का दिया हुआ है हेडक्वार्टर कोलकाता में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, इसके अलावा ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है उसका हाजीपुर में है, और ईस्टर्न रेलवे का जो है वो जयपुर में। देख लीजिए और बताइए सही कौन सा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला और चौथा ये दोनों गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है, और ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। यहाँ दिशा से भी आप अंदाजा लगा सकते थे, मतलब आप सोच लीजिए उत्तर पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में कहाँ से चला जाएगा, डायरेक्शन का बहुत अंतर है, तो इसीलिए यहाँ आराम से गेस किया जा सकता था। फिलहाल इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। आगे चलते हैं, 14वें नंबर के प्रश्न को देखें। अब यहाँ पे आपको सही जो ऑप्शन है वो चुनना है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, इसका जो समय दिया है, स्थापना का वर्ष दिया है 1953, उसके बाद अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड दिया है 1956, इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग दिया है वो है 1949, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है ये 1990 में स्टैब्लिश होता है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लीजिए, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का दिया हुआ है 1953, उसके अलावा ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड का दिया है 1956, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसका दिया है एस्टेब्लिशमेंट का ईयर 1949, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे कि आप सिड भी कहते हैं, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया है वो 1990 है। आप ये बताइए सही कौन सा है? कोई एक ही सही है इसमें से, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी जो सिडबी है उसकी डेट दी है 1990, वो सही है। बाकी जितने हैं वो सब गलत है। इसमें सही कौन सा है? तो देखिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड जो है उसका अगर समय देखा जाए तो वो 1949 है, इसका 49 है, 19 वाला आप समझ लीजिएगा। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है उसका 53 है, यहाँ 56 दे रखा है। उसके बाद आप खादी ग्रामोद्योग आयोग को अगर देखें तो उसका 56 है, यहाँ सब उटपटांग तरीके से दिया है और इसीलिए सब गलत है। सिर्फ इसमें डी वाला जो है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 15वें को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके अलावा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनसे गुजरने वाले, मतलब ये तो गुजरती ही हैं, इनके जद में आने वाले जो देश हैं या जो राज्यवार आंकड़े होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये भी मैपिंग का ही क्वेश्चन है। पूछा ही जा रहा है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है या किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है ये भी साथ में पूछा गया है, मतलब प्रश्न के दो हिस्से। यहाँ इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। मेन लैंड ऑफ इंडिया मतलब जो भारत की मुख्य भूमि है, पूरा जो इलाका है उसकी बात नहीं हो रही है, तो उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी आपको इसमें से तलाशना है। तो देख लीजिए और बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, 15वें को आपने अच्छे से देखा, डी वाला हो जाएगा। आप जानते हैं असम और कन्याकुमारी हो जाएगा, मतलब मेन लैंड जो इंडिया का है उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी। और असम जो है वो अगर राज्य के तौर पे देखा जाए तो इन सभी राज्यों में असम ही एकमात्र है जो कि कर्क रेखा की जद में नहीं आता है, मतलब कर्क रेखा इससे होकर नहीं गुजरती। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। रिलेटेड स्टेट और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वहां पे नाम दिया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये पर्यावरण के लिए दुश्मन होती है, मतलब एक स्थान पर आप खेती कर रहे थे, कृषि कार्य हो रहा था, वहां की जमीन में उर्वरता थोड़ी सी कम हो गई, तो उसके बाद आपने क्या किया कि वहां से आपने पलायन किया और किसी जंगली एरिया में गए, वहां पे जंगलों में या तो आग लगा के उन्हें साफ कर लिया या काट के साफ कर लिया और वहां पर खेत बना लिए, और ऐसा क्रम लगातार चलता है। ऐसा जो जनजातियां होती हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है अपने देश का, वनाच्छादित तो खूब है, खूब फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे, लेकिन उसमें लगातार कमी आ रही है क्योंकि वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत जोर शोर पे होती है। और ये जो ट्राइबल लोग होते हैं ये अपनी परंपरा में इतने डूबे रहते हैं कि सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, मतलब बड़े कट्टर हो जाते हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। अंग्रेज़ों ने भी इसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी यहाँ पे हार जाते थे इनके सामने। तो कुल मिलाकर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग क्षेत्रीय नाम है। आप ये देखिए कि इसमें से गलत कौन सा है।
तो इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश और पोंडू जो दे रखा है, मतलब पश्चिमी घाट में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रचलन है उसे कुमारी कृषि कहा जाता है। और कुमारी का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कम आयु की भूमि, जहां पर वो पहले से खेती कर रहे थे उसको वृद्धा कहते हैं या प्रौढ़ा कहते हैं। तो वहां पर उपजाऊपना जो है वो कम हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो सॉइल होती है उसकी अपर लेयर में न्यूट्रिशन होता है ज़्यादा मात्रा में, और बहुत बार ये होता है कि जब ज़्यादा समय तक वहाँ पे आप उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं या फसल उगा रहे हैं तो वो जो न्यूट्रिशन है वो वहाँ से खत्म हो जाता है, निचली लेयर्स में पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फसल उतनी अच्छी हो नहीं पाती, तो ये करते क्या है कि उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, आगे के जंगल काट कर वहाँ खेती करते हैं। तो वहाँ पर इसे कुमारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में डाहिया कहा जाता है, और असम में झूम कहा जाता है। असम और पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य हैं जहाँ पे झूम कृषि के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन आंध्र में पोंडू नहीं कहा जाता है। आंध्र में यहाँ पे इसका जो नाम है वो पोंडू नहीं होगा, ये ओडिशा का है। ठीक, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पोंडू है ये ओडिशा में प्रचलित है। तो इसका जो करेक्ट इसमें आंसर होगा वो सी वाला होगा, हमें गलत चुनना था। 17वें को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज नॉट अ मेजर वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड। सरसों की जो प्रजाति है या किस्में हैं, आपको ये बताना है कि उसमें से कौन सी प्रमुख किस्में इसमें नहीं है। तो पूसा बोल्ड इस प्रकार से दिया है, इसके अलावा सुजाता और पूसा जय किशन, इसके अतिरिक्त वरुणा, ये सब सरसों की प्रजातियों के नाम है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं है, उसकी प्रजाति नहीं, बताइए। तो इसे अगर आप देखें तो इसका बी हो जाएगा, जो नहीं है वही चुनना था। तो सुजाता, सुजाता असल में किस चीज की प्रजाति है? ये कपास की मुख्य किस्म के तौर पे देखी जाती है। ये फसलों की जो प्रजातियां होती हैं इनके नाम पूछे जाते हैं, इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए, तो सावधान रहिएगा। और ये काफी मिलते जुलते होते हैं। तो पूसा बोल्ड, पूसा जय किशन और वरुणा जो है ये सरसों की किस्में हैं, और ये जो सुजाता है ये कपास की। इसके बाद नेक्स्ट 18वें को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज नॉट अ मेजर वेराइटी ऑफ पैडी। अब इसमें नीचे नाम दिया है पूसा सुगंध 5, 5वें नंबर का। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं बारानी दीप, पूसा RH10, और नॉन ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। आप ये बताइए कि धान की प्रमुख किस्म इसमें से कौन सी नहीं है, और इसका डी हो जाएगा। कोई भी तो नहीं है इसमें, जितने हैं वो सब के सब यहाँ नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पूछा ये प्रश्न में गया है कि कौन सी प्रमुख किस्म नहीं है, तो इसमें जितनी विकल्प दिए हुए हैं वो सभी प्रमुख किस्म के तौर पे देखे जाते हैं। मतलब आप देखें धान की किस्मों में तो पूसा सुगंधा 5 के तौर पे देखा जाता है। इसे सुगंधा के नाम से हम लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू वाला चावल होता है। और बारानी दीप जो है ये लंबे लंबे दाने के लिए जाना जाता है। पूसा RH जो है ये भी शोधित बीज वाला चावल होता है। तो ये सभी उत्तम किस्में होती हैं धान की। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत, इसलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 19वें को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमें सही की तलाश करनी है। तो कोयना बांध है, मैटूर बांध है, कृष्णराज सागर बांध है और चेरुथोनी बांध है। मतलब यहाँ डैम्स के नाम दिए हैं और उनकी जो राज्यवार लोकेशन है वो दे रखी है। देखकर बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो अंग्रेजी और हिंदी वर्जन है उसमें प्रश्नों में अंतर है, फर्क है। तो आप अंग्रेजी वाला सही मानिएगा। यहाँ पे हमें करेक्ट ही खोजना है, जो सही विकल्प है उसकी तलाश करनी है, गलत की तलाश नहीं करनी। अब देखकर बताइए। तो देखिए इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि ये जो कोयना बांध महाराष्ट्र दिया है यही एकमात्र इसमें सही है। यहाँ पर सही जो है उसको हमें खोजना है। तो कोयना नदी जो है ये महाराष्ट्र की, मतलब कोयना डैम यहाँ पे स्थित है, सही बात है। बाकी जो है वो इसमें गलत है। मेटूर डैम को अगर आप देखें तो ये तमिलनाडु में लोकेट करता है। कृष्णराज सागर बांध को देखें तो ये कर्नाटक का है, और चेरुथोनी जो है वो केरल का है। तो बाकी की लोकेशन गलत दी है, सिर्फ कोयना डैम का इसमें सही दिया है। आगे चलते हैं, 20वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम आर लोकेटेड एट सतलज रिवर। सतलज नदी पर बनाए गए जो बांध हैं उनमें से कौन सा बांध इस पर स्थित है और कौन सा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखकर बताइए। भाखड़ा नांगल है, नाथपा झाकरी है, कोल डैम है और इंदिरा सागर है। इसमें से कौन सा सतलज रिवर पर बना हुआ है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और दूसरा। यहां ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा आप कह सकते हैं, वो सतलज नदी पर स्थित है। मतलब भाखड़ा नांगल, इसके अलावा नाथपा झाकरी और कोल डैम। इंदिरा सागर जो है ये नर्मदा पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध को अगर आप देखें तो ये नर्मदा रिवर पर है, सतलज पर नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है? मतलब इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज द तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो पिथौरागढ़ दिया है, रुद्रप्रयाग दिया है, टिहरी दिया है और नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए इसमें से। इसका डी हो जाएगा, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। मतलब लोकेशन जो दी है कोई भी परफेक्ट नहीं है। सही क्या है? ये तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी अगर लोकेशन उत्तराखंड में देखा जाए तो चमोली जिले में पाया जाता है। मतलब इसकी जो लोकेशन है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और रिवर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अलकनंदा नदी। ठीक, आगे चलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी, इनके संगम से फिर गंगा की जो मुख्य धारा है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर 22वें नंबर के प्रश्न को अगर देखें तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सुइल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसके अलावा पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट है,
गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट है और दामन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इनकी लोकेशन दी है राज्यवार। आप देखकर बताइए इसमें से गलत कौन सा है। 3 सही है, कोई एक गलत है, वो कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये सुइल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हिमाचल दे रखा है यही गलत है यहाँ पर। लेकिन इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो गलत कुछ भी नहीं है, जितने हैं वो सभी सही हैं। सुइल सिंचाई परियोजना हिमाचल, पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पे बनी हुई है केरल, गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र। हालांकि अन्य राज्य भी इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन जो इसमें लाभार्थी राज्य हैं उनके नाम तो कम से कम दिए हैं। और दामन गंगा सिंचाई परियोजना ये महाराष्ट्र गुजरात दोनों की साझा है, लेकिन गुजरात नाम दिया है तो ये भी सही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक, ये प्रश्न ही ठीक ढंग से बना नहीं है, इसमें जितने हैं वो सभी सही है। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। महाकाली संधि या महाकाली ट्रीटी ये भारत और भूटान के बीच में फरवरी 1996 में हुई थी। मतलब इसका जो क्रियान्वयन है वो किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि संधि के द्वारा महाकाली अथवा गंडक नदी, ये नदी का नाम है असल में, महाकाली अथवा गंडक नदी के जल के उपयोग की सीमा को निर्धारित किया गया था। जब नदी जो है वो एक देश से दूसरे देश में आती है या जाती है तो इससे फिर समस्या ये खड़ी होती है कि जल का उपयोग कौन कितना करेगा, तो उस पर यह निर्णय हुआ था। आप देखकर बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न आपने देखा। और 23वें का जो करेक्ट आंसर है वो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें से कुछ भी जो है वो सही नहीं है, जितने विकल्प दिए हैं वो सभी गलत हैं। महाकाली संधि आप जानते हैं, जगजाहिर बात है कि ये जो ट्रीटी है ये साइन की गई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, फरवरी 1996 की डेट सही है। और बाय दिस ट्रीटी द लिमिट ऑफ वाटर यूजेस ऑफ महाकाली और शारदा रिवर, यहाँ पे गंडक रिवर दिया हुआ है तो उसकी जगह पे शारदा रिवर होगा, वॉज डिटरमाइंड। तो यहाँ नदी का नाम गलत दिया है और यहाँ पर जो देश का नाम दिया है वो गलत है। इस प्रकार से हमने देखा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 24 को देखते हैं। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। मतलब इसमें से कौन सी नदी जो है वो कावेरी की सहयोगी नहीं है। तो हेमवती नाम दिया है, इसके अलावा सिमसा है या शमशा इसको कहा जाता है, भीमा नदी है और अमरावती है। आप देख लीजिए कावेरी की सहायक कौन सी नहीं है, देख कर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये भीमा रिवर जो दे रखा है यही कावेरी की सहायिका नहीं है, बाकी सभी हैं। मतलब हेमावती, शिमसा और अमरावती। ये जो भीमा नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये कृष्णा रिवर की। यहाँ पर कृष्णा नदी होना चाहिए था जो कि नहीं दिया है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें इससे बाहर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 25वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। एक तरफ नदियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो कृष्णा रिवर की जो सहायिकाएं हैं उसमें नदियों के नाम आप देखें, घाट प्रभा और मूसी है। इसके बाद तापी नदी जो है, ताप्ती और तापी में फर्क है, तो ये तापी है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो सहयोगी नदियां हैं उसमें प्राणहिता और इंद्रावती का नाम आता है। गोदावरी रिवर को अगर आप देखें तो इसमें गिरना रिवर और पूर्णा रिवर इसको सपोर्ट करती है, मतलब इसकी सहयोगी है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। इनमें से कोई नहीं को अगर आप चुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी गलत नहीं है, सभी सही। अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा ये दोनों जो है वो गलत है, और गलत ही चुनना था तो हमने बी को चुना है। गोदावरी की जो सहायिकाएं हैं उसमें प्राणहिता और इंद्रावती का नाम आता है, और तापी की जो सहायिकाएं हैं उसमें गिरना और पूर्णा नदी का नाम आता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं, 26 को देखते हैं। नेम ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व इन कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, यानी जो कावेरी नदी का जल विवाद वाला मामला है उसमें जुड़े हुए राज्यों के नाम आपको इसमें से तलाशने हैं। अंतरराज्यीय जो विवाद चलते हैं उसकी बात हो रही है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र, केरल और पुडुचेरी। देखकर बताइए। इलिमिनेशन मेथड अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 2 ऑप्शन इसमें से इलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचेंगे, उसमें से आपको खोजना होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। असल में देखिए, आपको अगर याद होगा कि पुडुचेरी इसमें शामिल है तो बाकी जो दोनों विकल्प हैं उसे आप इलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब प्रश्न ये उठता है कि पुडुचेरी के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं, तो उसे आपको ये जो सी और डी वाला विकल्प बचा था इसमें से ध्यान देना था, और इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि ये जो कावेरी नदी जल विवाद है इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये जो राज्य हैं, 4 राज्य हैं, ये शामिल। इसके बाद आगे चलते हैं। कभी कभी संख्या पूछ लेता है, तो 4 राज्य जो है यहाँ पे डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, और ऐसे जो नदी के जल उपयोग वाले विवाद होते हैं इसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं, मतलब न्यायाधिकरण, ताकि कोर्ट का बोझ हल्का रहे। इसके बाद 27 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर यह कहा गया कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग कहा जाता है, और खैर के पेड़ को ही ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। मतलब ये प्रश्न उठता है ना, आपने बहुत जगह बायोलॉजी में या जो तरह तरह की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स होती हैं उसमें पढ़ा होगा कि जंगल की आग के नाम से फेमस है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो मन में ये जिज्ञासा होती है कि असल में ये क्या चीज़ होती है। तो यहाँ कहा गया कि ये खैर का पेड़ होता है जिसको कि ये कहा जाता है, उसका वानस्पतिक नाम है, और कत्था खैर के पेड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, जो कि पान मसाले और गुटके में पड़ता है, रंग देता है और औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि सिर्फ दूसरा वाला सही है, जिसमें कहा गया कि जो कत्था होता है ये वुड ऑफ खैर ट्री से प्राप्त होता है, मतलब ऑब्टेन किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन पहला वाला गलत है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, और ये असल में इसका जो प्रचलित नाम है वो क्या होता है, पलाश। इसे पलाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो पलाश का जो वृक्ष होता है उसमें लाल लाल फूल लगते हैं। आमतौर पे पीला पलाश भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो बहुतायत इनकी होती है लाल रंग के फूल वाले पलाश के वृक्षों की होती है। और जहां पर ये उगते हैं तो बड़े सघन इनका झुंड, मतलब जंगल जैसा होता है। और बसंत का मौसम जब आता है तो इसमें फूल लग जाते हैं और वो एकदम से सुर्ख लाल होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई। इसे टेसू भी कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका दूसरा वाला सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल के बारे में कहा जा रहा है। तो वार्षिक वर्षा के संदर्भ में दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर रेनफॉल का जो प्रतिशत है या औसत जो नापा जाता है वो 250 सेंटीमीटर से मोर देन यानी ऊपर का होना चाहिए। इसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को अगर देखा जाए तो 100 to 150 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर, यानी इतना जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो होना चाहिए, तभी इस प्रकार के जंगल पैदा होंगे। आप ये बताइए इसमें से गलत क्या है? 28 और इसका सी सही होगा। मतलब इसमें से सी को चुनने का अर्थ यह है कि ये तीसरा वाला गलत है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, यहाँ पर जो वर्षा का प्रतिशत होता है या वर्षा का औसत आप कहें तो ज्यादा सही रहेगा, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच का होता है। जंगल अगर उग रहे हैं तो वहां पे 50 से 70 के बीच की बारिश नहीं हो सकती। वहां पर तब पता लगेगा कि अगर 50 से 70 के बीच की वर्षा हो रही है तो कटीले वृक्ष उगेंगे, छोटी छोटी झाड़ियां उगेंगी, लेकिन जंगल नहीं उग सकते। तो यहाँ पर ये ऐसे भी समझ में आ सकता था। कुल मिलाकर यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 70 से 100 के बीच का होता है, कम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब सही। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन असम। इसमें से कौन सी झील जो है वो असम में लोकेट नहीं करती है? तो हाफलांग झील का नाम दिया है, दीपोर बील है, ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा चंदोबी झील है, चंदोबी लेक आप कहिए, और उमियम लेक। आप ये बताइए असम में कौन सी नहीं है? मतलब 3 होंगी, 1 नहीं होगी, वो कौन सी है? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो उमियम है या उमियन इसे कहा जाता है, ये जो झील है ये असम की नहीं है, बाकी जितनी है वो असम की है। ये मेघालय में लोकेट करती है, इसकी लोकेशन पूर्वोत्तर में ही है, लेकिन राज्य कौन सा है? तो मेघालय। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। सिटी दिया है और रिलेटेड रिवर दिया है। तो कोटा, इसका संबंध यमुना नदी से है, कटक महानदी, गोरखपुर चंबल नदी और इटावा राप्ती। आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। कोई एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे। और इसे अगर ध्यान से देखें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होता है, कटक और महानदी। बाकी जो है वो इसमें, यहाँ अगर देखा जाए कोटा का चंबल हो जाएगा। यहाँ कोटा क्षेत्र जो है राजस्थान का हो गया, तो चंबल रिवर इससे संबंधित है। गोरखपुर का संबंध राप्ती नदी से हो जाएगा। इटावा जो है वो यमुना के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार से इसकी जो लोकेशन है वो परफेक्ट होती है। केवल कटक वाला जो विकल्प है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 31 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इज नॉट लोकेटेड एट द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है शिमोगा। तो ये पूछा गया है कि कौन सा जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित नहीं है। वहां कई सारे वाटरफॉल है, इसीलिए क्वेश्चन आया है। देखकर बताइए। यहाँ नाम दिया है कुंचिकल का, सूचीपारा का नाम दिया है, इसके अलावा बरकाना और जोग, इन सब का नाम दिया है। तो देख लीजिए और बताइए। देखिए इसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो कुंचिकल, बरकाना और जोग, ये 3 जो वाटरफॉल्स हैं ये शिमोगा जिले में ही पड़ते हैं, यानी कर्नाटक में इनकी लोकेशन है, वो भी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन सूचीपाड़ा जो वाटरफॉल है इसको अगर आप देखें तो ये वायनाड में पड़ता है। और वायनाड से आपको राहुल गांधी याद आ रहे होंगे, लेकिन उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप केरल को याद रखिए। ठीक, तो इसमें जो नहीं है वही चुनना था और इसलिए हमने चुना है सूचीपारा को। ठीक, तो बी वाला इसका हो जाएगा, जो स्थित नहीं है वही हमें चुनना था। 32 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्टेड लेह टू सियाचिन ग्लेशियर। मतलब लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ने वाला जो पास है, माउंटेन पास है, वो इसमें से कौन सा है? तो जेलेपला दर्रा यानी जेलेपला पास का नाम दिया है, शिपकीला पास का नाम दिया है, नाथूला पास का नाम दिया है, या इसमें से कोई भी नहीं हो सकता है? बताइए। 32। और ये जितने माउंटेनियस मतलब हिमालयन पास है, कम से कम एटलीस्ट उनको आपको याद रखना होगा, कौन सी किसकी लोकेशन है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो डी वाला ज्यादा परफेक्ट होता है, मतलब कुछ भी तो सही नहीं है। लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ने वाला जो दर्रा है या पास है वो खारडुंगला है। खारदुंगला या खरडुंगला इसको कहा जाता है। ये जो दर्रा है ये लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, डी वाला इसका हमने चुना। 33 को देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर लिस्ट 1 में सिटीज के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में रिलेटेड इंडस्ट्रीज के नाम दिए। इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन हमने शुरुआत में काफी सारे हल किए थे, अब एक यहाँ पर उपस्थित हो गया है। तो यहाँ विदेशी मामला है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है, वहां हमने इंडियन ज्योग्राफी में देखा था। तो यहाँ कोपेनहेगन का नाम दिया है नगर के तौर पे,
उसके बाद नगोया है, मराकैबो है और मिलान है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ सिटीज़ हैं ये किस नेशन में लोकेट करती हैं या किस देश में मौजूद है। यहाँ अगर आप देखें तो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए हैं, तेल शोधन, ऑटोमोबाइल, डेयरी और इसके अतिरिक्त सिल्क टेक्सटाइल। तो आप देखकर बताइए इसमें से मैचिंग कौन सा होगा। इसमें मैच करना है, ये पहले से मैच नहीं है, तो नीचे कुछ कोड दिए हुए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, इस हिसाब से इसे मैच करेंगे। कोपेनहेगन ये डेनमार्क में है, इसकी लोकेशन डेनमार्क में है, डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नगोया जो है वो आप जानते हैं जापान में है, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मराकैबो जो है ये वेनेजुला में है और ये ऑयल रिफाइनरी वाला जो सेक्टर है या इंडस्ट्री है उसके लिए फेमस है। और मिलान इटली में लोकेट करता है, यूरोप में, और रेशमी वस्त्र उद्योग यानी जो सिल्क टेक्सटाइल वाला काम है उसके लिए ये फेमस है। इस प्रकार से है, तो इसमें जो मैचिंग है वो बी हो जाएगी। आगे चलते हैं। 34 को देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द एरिया अराउंड द सिटी इज कॉल्ड उमलैंड या अमलैंड, इसको कहा जाता है। तो एरिया अराउंड द सिटी इज कॉल्ड अमलैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड हिंटरलैंड, मतलब नगर के आसपास का क्षेत्र अमलैंड कहलाता है और उसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि समप्राय मैदान का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है, यानी जो पेडी प्लेन होते हैं वो उनका फॉर्मेशन ग्राउंड वाटर के थ्रू होता है। इसके बाद जो थर्ड वाला इसमें ऑप्शन है या आप स्टेटमेंट कह लीजिए, वो उसमें कहा गया है कि किर्गिजिस्तान, इसको 40 कबीलों वाला देश भी कहा जाता है, मतलब कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। विदेशी अलग अलग जो क्षेत्र है या देश है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, राइट इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। और 34 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें पहला और तीसरा सही का चुनाव आपको करना था, तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा वाला जो ये पेडी प्लेन के बारे में दिया है यही गलत है। पेडी प्लेन बनते कैसे हैं, तो इन प्लेन्स का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो रिवर इरोजन से होता है, यानी नदी के द्वारा जो कटाव या अपर्दन किया जाता है उससे इनका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 35 को देखते हैं। 35 में ये कहा जा रहा है कि व्हेन एंड वेयर वर द चेरनोबिल, यहाँ पे चेरनोबिल का जो हादसा था, ये रिएक्टर वाला हादसा था, न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्ड। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मतलब इसमें दो हिस्से हैं, पहले वाले में ये पूछा गया था कि व्हेन एंड वेयर वर द चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्ड, और उसके बाद जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी है वो किस कंट्री के द्वारा लाई गई है वो आपको चुनना है। नीचे यूक्रेन 1986 और चीन दिया हुआ है, स्थान और जो डेट है वो दोनों बतानी थी, कब और कहाँ पूछा है ना, तो जर्मनी 1986, रूस, इसके बाद यूक्रेन 1985, चीन, और जर्मनी और रूस का ऑप्शन दिया हुआ है 1985 का, आप देख लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल वाला हादसा और 1986 की डेट थी, और ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी है ये चाइना की है। ठीक, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू तजाकिस्तान। तजाकिस्तान से इसमें से कौन सी संबंधित है, तो साइकन रेल टनल का नाम दिया है, इसके अलावा पेट्रोनस टावर दिया है, इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्लेचियन जो ट्रेल है या पथ है उसके बारे में दिया है, और नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, यानी इसमें से कोई भी जो है वो रिलेट नहीं करता है तजाकिस्तान के साथ, देख लीजिए। और इसका जो डी वाला है वही सही है, डी वाला जो है इसमें परफेक्ट होता है, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। रोगन बांध को अगर आप देखें, रोगन डैम को, तो इसकी लोकेशन दक्षिणी तजाकिस्तान में बल्ख रिवर पर स्थित है, मतलब ये तटबंधी बांध है, और ये जो डैम है या बांध है ये दुशांबे से करीब 110 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उस पर लोकेट करता है। ये इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, रोगन डैम का नाम ही नहीं है, इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 37 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। अब यहाँ पे करेक्टली मैच ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो कोपा क्वाबना पुलिन का नाम दिया है और इसकी लोकेशन दी है ब्यूनस आयर्स में। इसके बाद कैनेडी स्पेस सेंटर जो है ये केप कैनेडी में है। बरमूडा ट्रायंगल जो कि काफ़ी ज़्यादा फिल्मी स्टाइल का है, तो बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन जो है वो यहाँ अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक के बारे में इसमें दिया हुआ है। आप ये बताइए इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका दूसरा और तीसरा तो करेक्टली मैच है, यहाँ पे करेक्ट जो मैच है वो खोजना था, तो दूसरा और तीसरा इसमें मैच है, लेकिन पहला वाला गड़बड़ है। कोपा क्वाबना जो पुलिन है या बीच आप जिसे कहते हैं, तो इसकी लोकेशन रियो डी जेनेरियो में है, और यहाँ पर क्या दिया है, ब्यूनस आयर्स दिया है, अर्जेंटीना वाली लोकेशन दे रखी है, इसीलिए गलत है। बाकी दोनों इसमें सही है और हमें सही चुनना था तो हमने बी को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ट्राइब्स के नाम है और लिस्ट 2 में रिलेटेड एरियाज के नाम है, इस प्रकार से है, और इसमें सकाई, यूकागीर, फुलानी और नूबा के नाम दिए हैं। संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं उत्तर पूर्वी साइबेरिया यानी नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया, वेस्ट अफ्रीका, सूडान और मलय पेंसुला। आप इसमें मिलाकर देखिए कौन सा किससे मैच करेगा, यहाँ मैच करना है, नीचे जो कोड दिए हैं उनसे आपको सही विकल्प की तलाश करनी है, और इसका ए हो जाएगा, यानी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यही इसका सही मैचिंग होगा।
आइए मिला लेते हैं। तो देखिए सकाई जो है ये मलय प्रायद्वीप हो जाएगा, यूकागिर जो है ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया हो जाएगा, फुलानी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका यानी आप वेस्टर्न जो अफ्रीका है उसके तौर पे देख सकते हैं, और नुबा आप जानते ही हैं कि सूडान में लोकेट करता है। तो इसकी जो लोकेशन है उसका सही मैच होगा ए वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द लोकल विंड। जो स्थानीय पवनें होती हैं या हवाएं होती हैं उनके बारे में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इनसे भी बहुत बार ये यूपीपीसीएस का फेवरेट एरिया है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सिर्फ यूपीपीसीएस नहीं, यूपीपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले जितने भी एग्जाम है। तो यहाँ पे फॉन का नाम दिया है, फॉन के आगे लिखा है कि आल्पस पर्वत क्षेत्र। सिमूक का नाम दिया है, यहाँ पे सिमूम लिखा है, सिमूक होता है तो अर्जेंटीना। उसके बाद मिस्ट्रल को अगर आप देखें तो स्पेन और फ्रांस, और सांता आना या सेंटा एना जो कहा जाता है वो साउदर्न कैलिफोर्निया। आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, लोकेशन वाइज कौन सा गलत है वो आपको देखना है। इसमें अगर आप सिमूम को देखें ये वाला, तो ये अर्जेंटीना की लोकेशन नहीं है बल्कि ये जो अरेबियन डेजर्ट है वहां पर चलने वाली स्थानीय हवा है। और जाहिर सी बात है कि जब डेजर्ट में चलेगी तो इसकी स्थिति कैसी होगी, ये बहुत ही शुष्क होगी और उसके अलावा गर्म होगी। तो इसका जो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब गलत विकल्प चुनना था, वो बी वाला है। आगे चलते हैं, 40 को देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन जो है इसके बारे में दिया हुआ है, जायरे बेसिन एंड अमेजन बेसिन। मतलब विश्वतीय जो जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो उसके लिए लोकेशन दी है जायरे बेसिन और अमेजन बेसिन। जायरे भी नदी का नाम है और अमेजन भी नदी का नाम है, तो उसके जो बेसिन एरियाज है। उसके बाद जो सेकंड इसमें स्टेटमेंट है या ऑप्शन है उसमें दिया है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रीजन जो है ये थाईलैंड और म्यांमार में पाया जाता है, और मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन जो है ये गुयाना और पराग्वे में पाया जाता है। तो आप देखकर बताइए कि ये जो क्लाइमेटिक रीजन दे रखे हैं कौन सा इसमें से सही है। सही विकल्प की आपको तलाश करनी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला और दूसरा तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन दे रखा है वो गलत है। यहाँ अगर आप देखें तो सवाना तुल्य जो जलवायु प्रदेश होता है वो गुयाना और पराग्वे में पाया जाता है। मतलब सवाना क्लाइमेट रीजन जो है उसको अगर आप देखें तो उसकी जो लोकेशन है वो गुयाना और पराग्वे में है। आप वैसे भी गेस कर सकते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन इधर कहाँ से आ जाएगा, तो दिशा के हिसाब से यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता था। फिलहाल इसका पहला और दूसरा सही है और हमें सही चुनना था। इसके बाद 41 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ ये कहा गया कि टेरा रोजा एक प्रकार की ब्लैक स्मूथ सॉयल है, मतलब उसका एक टाइप है। इसके बाद कुछ और मिट्टियों के बारे में ही दिया हुआ है। तो सीरोजेम नाम की जो मिट्टी है ये मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली क्षारीय मृदा है। मतलब सेरोजेम नाम की जो सॉयल है इज एन एल्कलाइन सॉयल फाउंड इन मिड लैटिट्यूड एरिड डेजर्ट। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि लैटेराइट सॉयल इज फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। मतलब जो लैटेराइट मिट्टी है वो हॉट और ह्यूमिड जो एरियाज होते हैं वहां पर पाई जाती है। तो मिट्टियों की स्थिति या मिट्टियों का पाया जाना ये बहुत हद तक क्लाइमेट और जो उच्चावच होते हैं उन पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखकर बताइए सही कौन सा है। देखिए इसमें पहला और दूसरा और तीसरा ये तीन स्टेटमेंट है, जो पहला वाला है वही गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है, और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। दूसरा और तीसरा इसमें एकदम परफेक्ट है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि टेरा रोजा जो है वो एक प्रकार की चिकनी मिट्टी तो है, लेकिन इसका रंग काला नहीं होता है बल्कि लाल होता है। यहाँ पे काली चिकनी मिट्टी दिया है, ब्लैक स्मूथ सॉयल नहीं होगा बल्कि रेड स्मूथ सॉयल होगा। ठीक, तो पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको फिर से मिलान करना है। तो जो लिस्ट 1 है उसमें फॉरेस्ट दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो ट्रीज हैं वो लिस्ट 2 में दे रखे हैं। तो पहले वाले में टेम्परेट जो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है उसके विषय में कहा जा रहा है। वहां पे पाया जाने वाला जो वृक्ष है वो कार्क है। कार्क एक वृक्ष का नाम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे हेमलॉक पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे लॉरेल पाए जाते हैं, लॉरेल पेड़ का नाम है यहाँ पे दिया है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वहाँ पे टीक पाए जाते हैं। लेकिन ये मैच नहीं है, इसको मैच मत समझिएगा, यहाँ ऐसे दे रखा है। इसकी लिस्ट आपको मिलानी है और नीचे जो कोड दिया है उसमें से चुनना है। तो देखिए इसका जो मैचिंग है वो एकदम लास्ट वाला यानी डी वाला हो जाएगा। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। टेम्परेट कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो है उनके बारे में देखा जाए तो इसमें जो पाए जाने वाले पेड़ हैं वो हेमलॉक के हैं, ट्रीज के बारे में देख रहे हैं हम लोग। मेडिटेरियन फॉरेस्ट को अगर देखें तो यहाँ पे कार्क के पेड़ पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉरेल, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को अगर आप देखें तो वहां पर टीक के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। वो पहले से ही मैच था। ठीक, तो इसका हमने डी वाला जो ऑप्शन है वो चुना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे विली विली, ये टाइफून और चक्रवात जो है उन्हीं के नाम दे रखे हैं। मतलब इनके संबोधन और नाम क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो तूफानों के नाम देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका विली विली, उसके बाद चाइना में टाइफून, फिलीपींस में बियागो या बागियो इसको कहा जाता है, और इंडिया में साइक्लोन। आप साइक्लोन मतलब हिंदी में उसे चक्रवात कहते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेजी वाला ऑप्शन है और जो हिंदी वाला इसका वर्जन है दोनों में अंतर है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है इसमें, देख लीजिए।
जो हिंदी वाला विकल्प है उसमें सही सुमेलित पूछ लिया है, यहाँ पे जो सही सुमेलित ना हो वो बताना है, नॉट करेक्टली मैच। देख लीजिए और बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 43 को आप अच्छे से देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, आप जानते ही हैं। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका दे रखा है। टाइफून कहाँ पे कहा जाता है? तो टाइफून का ठीक ठाक है भाई, उसे यहाँ अगर देखा जाए तो चाइना में संबोधित किया जाता है। और अगर आप देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में तो वहाँ पे हरिकेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अगर आप विकल्प की तलाश करते हैं तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही है और सिर्फ पहला वाला गलत है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो हिंदी वाला ऑप्शन है वही सही है, अंग्रेजी वाले में इसमें त्रुटि है। कुछ में हिंदी वाले में मिसप्रिंट है और कुछ में अंग्रेजी वाले में मिसप्रिंट है। तो यहाँ आप जो हिंदी वाला है उसको सही मानिएगा। यहाँ थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है, जो हिंदी वाला विकल्प है वही सही है। इसमें सही विकल्प जो सुमेलित है वही ढूंढना है आपको। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, सिर्फ जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए वाला है वही गलत है। यहाँ विली विली का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से संबोधित करते हैं, बाकी सब सही था। तो सी वाले को हम चुनते हैं और यहाँ पे करेक्टली मैच आपको बताना था। इसके बाद 44 को देखते हैं, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। यहाँ पे डैम और रिलेटेड रिवर्स के नाम दिए हैं। तो हुबेर डैम है, इसके अलावा करीबा डैम है, नूरेक डैम है और अकोसाम्बो डैम है। ये थोड़े से विचित्र नाम है, बांधों के नाम है। ये किस नदी पर बने हुए हैं उन नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए और उसी हिसाब से इसे मैच करना है। तो जाम्बेजी रिवर है, बक्स रिवर है, वोल्टा है, इसके अतिरिक्त कोलोराडो है। कोलोराडो प्लेटू के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो रिवर का नाम भी कोलोराडो है, उसी के नाम पे प्लेटू का नाम पड़ा है। तो आप ये बताइए इसमें डैम और जो रिलेटेड रिवर्स हैं उनका सही मैच क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। जो हुबेर डैम है ये कोलोराडो पे बना है, करीबा जो है वो जाम्बेजी पे, नुरेक जो है वो बक्स पे और अकोसैम्बो जो है ये वोल्टा पर। इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी और इसीलिए हमने ए वाले को चुना है। इसके बाद 45 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो कील नहर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो कील कैनाल कनेक्टेड द नॉर्थ सी टू द बाल्टिक सी, मतलब कील नहर जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ने का काम करती है। इसके अतिरिक्त स्टैलिन जो कैनाल है या नहर है उसके बारे में अगर देखा जाए तो कनेक्ट द बाल्टिक सी टू द आर्कटिक सी, मतलब बाल्टिक सागर जो है उसको ये आर्कटिक जो सागर है उससे जोड़ने का काम करती है। और ईरी कैनाल ये लास्ट में दिया हुआ है, तो ये ईरी झील को ओंटारियो झील जो है यानी लेक जो है उससे जोड़ने का काम करती है। आप ये बताइए कि कौन सी कैनाल इसमें सुमेलित नहीं है। जो नॉट करेक्टली मैच है वो आपको खोजना है। विकल्प आप देख सकते हैं, पूरा प्रश्न आपके सामने है, बताइए। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब केवल जो तीसरा वाला है वो इसमें गलत है। वेलैंड जो कैनाल है, ईरी कैनाल यहाँ दिया हुआ है, तो वेलैंड कैनाल जो है वो ईरी झील को या ईरी जो लेक है उसको ओंटारियो लेक से जोड़ने का काम करती है। यहाँ यही एकमात्र गलत है, बाकी सब सही है और हमें गलत खोजना था तो हमने सी को चुना है। इसके बाद 46 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो यहाँ ओंटारियो, यहाँ आप देख सकते हैं ओरंटो जो स्टेट है या जल संधि है उसके बारे में दिया है कि वो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी जो है उससे जोड़ने का काम करती है। जल संधि का मतलब ये होता है कि वो किसी स्थल खंड को अलग कर रही है और पानी के रास्तों को मिला रही है। इसके बाद युकाटन जो जल संधि है, जल संधि मतलब पानी को जोड़ने का काम हो रहा है। तो युकाटन जो जल संधि है या स्टेट है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। हार्मूज की जो स्टेट है या जल संधि है वो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से यानी गल्फ ऑफ ओमान को पर्सियन गल्फ से जोड़ती है। और सुंडा जल संधि जो है ये गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ने का काम करती है। तो आप ये बताइए इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। यहाँ पर कुछ जल संधि यानी स्टेट्स के नाम दिए हैं और वो किस वाटर एरिया को आपस में कनेक्ट कर रही है वो दिया है। और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही सुमेलित है। पहला, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है, लेकिन सुंडा के बारे में जो दिया है वो इसमें गलत दिया है। वो जावा सी को असल में इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम करती है। सुंडा की जो स्टेट है वो गल्फ ऑफ अदन को नहीं जोड़ती है बल्कि जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है। इसके बाद आगे चलते हैं, 47 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द डीपेस्ट लेक ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, मतलब महाद्वीप के हिसाब से यहाँ पर जो लेक्स हैं उनको देखा गया है और किस महाद्वीप में सबसे गहरी लेक कौन सी है, सबसे डीपेस्ट कौन सी है वो आपको देखना है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टंगानिका लेक जो है वो सबसे डीपेस्ट है। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट स्लेव है, यूरोप में वोस्टॉक है और साउथ अमेरिका में सेंट मार्टिन है। आप ये बताइए कि इसमें से डीपेस्ट जो सबसे गहरी वाली झीलें हैं वो कौन सी है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, देख लीजिए। और 47 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला यूरोप में वोस्टॉक दे रखा है यही गलत है। कैसे? तो ये वोस्टॉक लेक आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में है, एकदम से साउथ पोल वाला हिस्सा, तो इसलिए यहाँ पे इसकी लोकेशन गलत है, बाकी सब सही है। तो हमने इसमें जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुना है। इसके बाद 48 को देखते हैं। सेलेक्ट द
ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स मेजर वॉल्केनोज एंड देयर लोकेशन। मतलब इसमें विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो अवस्थिति के हिसाब से, अवस्थिति यहाँ दी नहीं है, वो आपको पता होनी चाहिए और उसी के आधार पर आप ये तय कीजिए कि इसमें से ऑड कौन सा है। मतलब 3 जो है वो सेम लोकेशन और 1 जो है वो डिफरेंट लोकेशन, कौन सा होगा। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें माउंट सिनाबुंग जो है, इसके अतिरिक्त पैरिकुटिन और माउंट मेरापी, इन सब के नाम दिए हैं। देखकर बताइए इसकी लोकेशन। तो माउंट सिनाबुंग जो है ये इंडोनेशिया में है, इसकी लोकेशन इंडोनेशिया है। क्राकाटाओ को अगर आप देखें तो वो भी इंडोनेशिया में है। और इसके बाद माउंट मेरापी को अगर देखें तो ये भी इंडोनेशिया में है। लेकिन पैरिकुटिन जो वॉल्केनो है इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये मैक्सिको में है, इसकी लोकेशन डिफरेंट है और ऑड ही हमें चुनना था, तो हमने सी को चुना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मेजर वैली ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ घाटियों के नाम दिए हैं और देश के हिसाब से उनकी लोकेशन दी है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। चितवन वैली है, पो वैली है, ब्लैकवुड वैली है और स्वात वैली है। तो चितवन वैली की लोकेशन दी है नेपाल, इसके अतिरिक्त पो वैली की लोकेशन दी है स्पेन, ब्लैकवुड की लोकेशन दी है ऑस्ट्रेलिया और स्वात की लोकेशन दी है पाकिस्तान। तो आप ये बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, डी वाला हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। पो वैली आप जानते हैं, पो नदी के नाम से इसका नाम पड़ा है, स्पेन में नहीं है बल्कि इटली में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे, इटली में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 50वां। और इसमें आपको लिस्ट मैच करानी है, मतलब एक तरफ ओशियन ट्रेंचेस के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन है। तो सर्वाधिक गहरा आप मेरियाना गर्त जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अन्य गर्तों के नाम है। तो देखिए डायमेंटीना जो ट्रेंच है वो है, इसके बाद सैंडविच ट्रेंच है, अच्छा नाम है, पोर्टोरिको ट्रेंच है, इसके अलावा कर्मेडेक ट्रेंच है। इनकी लोकेशन दी है उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन। आप देखकर बताइए कि कौन सी अवस्थिति किससे मैच करेगी। ये लिस्ट मिलान वाला प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा ये इसमें करेक्ट मैचिंग है। अर्थात डायमेंटीना जो या डायमेंशीना जो गर्त है या स्ट्रेंच है, इसे अगर देखा जाए तो ये हिंद महासागर में है। डायमेंटीना की लोकेशन कहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में। सैंडविच की लोकेशन साउथ अटलांटिक ओशियन में है। पोर्टोरिको को अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है और कर्मेडेक जो ट्रेंच है यहाँ अगर आप देखिए तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। ये इनका मैचिंग है और उसी हिसाब से तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा मिला लेंगे और यहीं पर ये जो टेस्ट है समाप्त होता है। और ऐसे बहुत सारे सेक्शनल और फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।